हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लेसन है किरणों का खेल। किरणों का खेल राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक प्राकृतिक विषयक कविता है। यह कविता पंचवटी नामक खंड काव्य का एक अंश है। ठीक है, इस कविता में बेसिकली कवि ने प्रकृति के कार्यकलापों मतलब उसकी एक्टिविटी और उसकी सुंदरता का बड़ी ही बारीकी से चित्रण किया है। मतलब उसकी सुंदरता और प्रकृति क्या कार्य करती है, उसके कार्यकलाप क्या है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर और बारीकी से चित्रण किया गया है। तो यह कविता बेसिकली प्रकृति के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कविता में है क्या। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए सुंदर एक चांद बना हुआ है, एक सुंदर सा चांद बना हुआ है और उसके आसपास क्या है, तारे टिमटिमा रहे हैं। यह प्रकृति का बहुत ही मनोरम दृश्य है। जब हम लोग इस तरीके का दृश्य देखते हैं, बेसिकली बादल से ये दृश्य हमें देखने को नहीं मिलता है, बट जब ये दिखने को मिलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पर कवि बोल रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। मतलब चारों मतलब क्या होता है, सुंदर, और चंद्र मतलब चंद्रमा। ठीक है, तो सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, खेल रही है जलथल में। जलथल कहने का अर्थ यहाँ पर है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो सिर्फ धरती पर ही नहीं पड़ रही है, उसकी जो किरणें हैं वो जल पे भी पड़ रही है। जल पर जब वो किरणें जब जल पर प्रतिबिंब होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, तो वो हमें बहुत ही प्यारी लगती है। तो उसकी जो किरणें हैं चंद्रमा की, और वह जल और थल दोनों में ही अपनी रोशनी बिखेर रही है। ठीक है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चंद्रमा की जो रोशनी है, जो चांदनी है, वो क्या है, स्वच्छ है, एकदम साफ निर्मल। ठीक है, उसकी जो चांदनी है एकदम साफ निर्मल रोशनी क्या हो रही है, बिछी हुई है। कहाँ बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल पे। ठीक है, अवनी मतलब होता है हमारा धरती और अंबर होता है आकाश। आकाश के साथ साथ हमारे धरती पे भी उसकी जो स्वच्छ चांदनी है वह बिछी हुई है। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। यहाँ पर कवि ने चंद्रमा की चंचल किरणों के बारे में बताया है। ठीक है, चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, जो उसकी रोशनी है, ठीक है, वो क्या हो रही है, जलथल में खेल रही है, और साथ ही साथ उसकी रोशनी, उसकी निर्मल रोशनी, उसकी निर्मल चांदनी अवनी और अंबर तल को भी सुशोभित कर रही है। वहाँ पे भी उसकी रोशनी, मतलब हमारे धरती पर और आकाश में भी उसकी रोशनी फैली हुई है। चलिए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर कवि के कहने का आशय यह है कि धरती अपनी पुलक प्रकट करती है, किसके माध्यम से, हरित तृणों के माध्यम से। पुलक मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो धरती अपनी खुशी कैसे जाहिर करती है, छोटे छोटे हरे घासों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है। और पेड़ भी क्या कर रहे हैं, पेड़ भी हवा के मंद झोंकों में झूम झूम कर अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धरती और पेड़ पौधे किस तरीके से अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं, कवि ने इसका वर्णन किया है। चलिए देखते हैं कवि ने आगे क्या कहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध बह, निरानंद है कौन दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो मतलब चांदनी, जो रात के समय जो चांदनी चारों ओर फैली हुई है, ठीक है, चारों दिशाओं में फैली हुई है, वह चांदनी एकदम स्वच्छ दिखाई दे रही है, एकदम साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, और रात भी क्या है, एकदम सन्नाटे से भरी हुई है। यहाँ पे निशा का अर्थ होता है रात, और निस्तंभ मतलब सन्नाटे से भरी हुई, मतलब कि एक भी आवाज़ ना आए, इतना शांत। ठीक है, रात एकदम सन्नाटे से भरी हुई है, एकदम शांत है।
ठीक है स्वच्छंद सुमंद गंधवह। गंधवह का मतलब होता है हवा, ठीक है। हवा भी क्या कर रही है, एकदम स्वतंत्र भाव से धीरे धीरे बह रही है, स्वतंत्र चाल से धीरे धीरे बह रही है, ठीक है। स्वच्छंद मतलब होता है स्वतंत्र, आज़ादी से, ठीक है। और सुमंद मतलब धीमे धीमे गति में बहना, धीरे धीरे बहना, ठीक है, मंद गति से बहना, ठीक है। तो हवा भी मतलब स्वतंत्र होके मंद गति से बह रही है, ठीक है। निरानंद है कौन दिशा, तो कवि कहते हैं इस समय कोई भी ऐसी दिशा नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो आनंद रहित हो, मतलब जहाँ पर आनंद ना हो। हर दिशा में क्या है, आनंद ही आनंद समाया हुआ है। निरानंद मतलब बिना आनंद के, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि इस समय ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहाँ पर आनंद ना हो, मतलब कि हर एक दिशा में क्या है, आनंद ही आनंद परिपूर्ण है, आनंद से भरी हुई है हर एक दिशा, ठीक है। आगे कवि प्रकृति की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने शांत भाव कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने प्रकृति को क्या कहा है, नियति नटी किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रकृति के लिए। तो प्रकृति रूपी जो नर्तकी है, ठीक है, जो मतलब अभिनेत्री है, जो नाटक करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस बोलते हैं। तो प्रकृति को भी यहाँ पे अभिनेत्री कहा गया है या नर्तकी। जो प्रकृति रूपी नर्तकी है वो भी क्या करती है, अपना कार्य, ठीक है। इस समय भी जब चांद की रोशनी से पूरी धरती सराबोर है, उस समय भी वह मतलब अपना कार्य निरंतर कर रही है, ठीक है। कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, मतलब प्रकृति को किसी की सहायता नहीं चाहिए, वो अपना कार्य स्वयं शांत और चुपचाप भाव से करते रहती है। मतलब यहाँ पे कवि के कहने का आशय यह है कि प्रकृति ना कभी हार मानती है, ना थकती है, ठीक है। यह अपना मतलब सारा काम, ठीक है, उसका जो भी काम होता है, जो एक्टिविटी होती है प्रकृति की, वो एकदम शांत भाव से तथा नियत समय पर, मतलब जो उसका टाइमिंग है उसके हिसाब से वो करती रहती है, बिना थके बिना रुके, निरंतर वो अपना सारा काम करते रहती है। आगे कवि कहता है कि है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, ठीक है। यहाँ पर वसुंधरा धरती को कहा गया है। और मोती किसकी मोती की बात की गई है यहाँ पर, जब रात होती है तो चंद्रमा और तारों की रोशनी हमारी पृथ्वी को सराबोर करती है ना। उनकी रोशनी मोती के समान हमारी पृथ्वी पर क्या होती है, बिखर जाती है। तो जब रात होती है तो वसुंधरा क्या करती है, उन मोतियों को अपने ऊपर बिखेर लेती है, ठीक है। और जब सवेरा होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य क्या करता है, उन मोतियों को, मतलब कि उन रोशनी को समेट लेता है, ठीक है। क्योंकि चांद की रोशनी सूर्य की रोशनी से बहुत कम है, इसलिए जब सूर्य उदय होता है तब हमें चांद दिखाई नहीं देता है, और उसकी रोशनी क्या होती है, सूर्य में मिल जाती है, ठीक है। तो रवि क्या करता है, सवेरा होने पर सारी मोतियों को, सारी रोशनी को अपने अंदर समेट लेता है। चलिए आगे देखते हैं कवि ने क्या कहा है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। यहाँ पे देखिए कवि ने प्रकृति के हर एक रूप का वर्णन किया है। पहले उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रमा की किरणें हमारी पृथ्वी को सराबोर करती है, उसकी चांदनी से हमारा पृथ्वी कैसे चमकीला नज़र आता है, कितनी सुंदर प्रतीत होती है। उसके बाद जब सूर्य उदय होता है तो उन रोशनी को वो अपने अंदर समेट लेता है। उसके बाद सूर्य अस्त के समय पे जब संध्या आती है, तो यहाँ पे संध्या को क्या कहा गया है, विरामदायिनी कहा गया है। इसे विरामदायिनी इसीलिए कहा गया है क्योंकि संध्या के समय ही सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मतलब पशु पक्षी सारे अपने घर को जाते हैं, इवन मनुष्य भी, ठीक है। संध्या के समय अपने घर को लौटते हैं, है ना। शाम के समय सब अपने अपने घर को जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो इसलिए संध्या को यहाँ पे क्या कहा गया है, विरामदायिनी कहा गया है, ठीक है। फिर संध्या किस
में परिवर्तित हो जाती है? संध्या। फिर देखिए क्या होता है, शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। फिर क्या होता है, उसकी जो संध्या का रूप हो जाता है, जो श्याम रूप होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, लिप्त हो जाता है, ठीक है, मतलब खो जाता है। और वो रूप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक डीप, मतलब जो संध्या होती है धीरे धीरे क्या होती है, बहुत गहरी होती चली जाती है, और जिससे उसका फिर से एक नया रूप हमें देखने को मिलता है रात के रूप में, ठीक है। वो संध्या फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, रात में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति निरंतर अपना सारा कार्यकलाप करते रहती है, बिना किसी की सहायता से, शांत भाव से निरंतर अपना सारा काम करते रहती है। इसी के साथ हमारा ये किरणों का खेल लेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। बेसिकली इस लेशन में कवि ने प्रकृति के कार्यकलाप और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। साथ ही हमें यह भी प्रेरणा दी है कि किस प्रकार प्रकृति निरंतर अपना सारा काम करती है, अपने सारे कर्तव्य को किस प्रकार भली भांति वह फुलफ़िल करती है, ठीक है। वह किसी से कोई आशा नहीं रखती है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, अपना हर काम समय अनुसार वह करते रहती है, बिना थके बिना रुके, ठीक है। तो हमें प्रकृति से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में अपना सारा काम समय पे पूरा करना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, और निरंतर अपने लक्ष्य के आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेशन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर के आ सकूं, ठीक है। और घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, मास्क पहनते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने 2 लेशन पहले ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप उन लेशंस को भी देखिए, आपको हेल्पफुल होगा। और उससे रिलेटेड भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।